students, how are you? Today we will solve few MCQs based on stoichiometry, POAC and limiting reagent. तो सबसे पहले क्वेश्चन है जिसमें हमें KCl3 सैंपल गिवन है जो डिकम्पोज होके 448 ml ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता है STP पे। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन है उसको डिजाइन करेंगे। सो KClO3 gives KCl प्लस 3/2 O2। सो रिएक्शन STP पे हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 मोल ऑफ KCl3 होता, सो इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ KCl एंड 1.5 मोल ऑफ O2। ओके, अब गिवन कंडीशन क्या है कि हमें सिर्फ मेंशन किया गया है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका वॉल्यूम। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं 448 ml। 448 ml इज इक्वल टू 0.448 लीटर। अब यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP इज 22.4 लीटर। ओके, तो सबसे पहले हम मोल ऑफ O2 फाइंड कर लेते हैं। सो मोल ऑफ O2 विल बी वॉल्यूम गिवन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। सो गिवन वॉल्यूम है 44.8 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 22.4। सो जो मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो हमें मिल रहा है 2 इंटू 10 टू पावर -2। अब हमें जो क्वेश्चन सीरीज में पूछे गए, सबसे पहले ऑक्सीजन का मास क्या होगा। ओके, सो मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। सो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, so 2 into 10 to power -2 into molecular weight of oxygen is 32. Okay, so it is 64 into 10 to power -2, that is 0.64. Okay, so we got one answer, that is weight of oxygen. Now let us calculate the remaining values asked. तो सेकेंड हमें पूछा गया है कि KClO3 का क्या मास लिया होगा। तो देखिए हम स्टोइकियोमेट्रिकली जाए, सो 1.5 मोल O2 is related to 1 mole of KClO3. So we are getting 2 into 10 to power -2 mole O2 is related to what mole of KClO3। तो पहले तो हमें KClO3 का मास मिल जाएगा। सो KClO3 का मास हो जाएगा, मोल हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, नाउ वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इट्स वेट। तो क्या करेंगे हम कि ये जो मोल है उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 निकालेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 122.5 और हम KCl का निकालेंगे तो मिल जाएगा 74.5। ओके, तो वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 122.5 इंटू 10 टू पावर -2। उसको हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर मिलेगा हमें 1.63। okay, so the final answer is 1.63 gram. We got the second answer. Similarly we will calculate mole of KCl। अगर आप देखेंगे कि मोल ऑफ KCl और KClO3 इक्वल है, so mole of KCl is equal to mole of KClO3 taken। तो वो तो हमने फाइंड किया 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.5। तो वेट ऑफ KCl हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 74.5। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.993। सो दिस इज अवर आंसर नंबर 3।
चलिए, तो हमें जो फर्स्ट आंसर मिल रहा है वो है 0.64, जो सेकंड आंसर मिल रहा है वो है 1.63 और जो थर्ड आंसर मिल रहा है वो है 0.996। तो ये जो 3 आंसर्स हमें मिल रहे हैं, रिलेटिवली हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो 0.64, 1.63 and 0.993. So nearby option B is correct. Okay, now let us do the next numerical. In the next numerical, we are asked that 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reactions. Okay, series of reactions, so that it will convert into K2Zn3 FeCN6 twice, such a way that all the carbon present in 27.6 gram of K2CO3 will present in x gram of K2Zn3 FeCN6 twice complex. ओके, तो हमें क्या करना है कि POAC लगाएंगे कि जितने भी मोल ऑफ K2CO3 है, जितने भी मोल ऑफ कार्बन है K2CO3 में, उतने ही मोल कार्बन है गिवन कंपाउंड में। ओके, तो पहले तो हम एक रफ इक्वेशन बना देते हैं। वी हैव K2CO3 और वो नंबर ऑफ रिएक्शन से अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है K2Zn3 FeCN6 ट्वाइस। ओके, तो हम POAC लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि दोनों में इक्वल है। सो द मोल ऑफ कार्बन in K2CO3 is equal to mole of carbon in K2Zn3 FeCN6 ट्वाइस। अच्छा, अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ K2CO3 है तो उसमें 1 मोल कार्बन है। ओके, और अगर हमारे पास 1 मोल कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें आप कार्बन काउंट करेंगे 1 मोल के फॉर्मूला में, सो इट इज 6 2 12, सो देयर आर 12 मोल ऑफ कार्बन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू POC we can say 1 into 1, that is 1 mole of carbon is there, 1 into mole of K2CO3 is equal to 12 times of mole of complex। अब फॉर्मूला क्या है मोल का? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो 1 into weight of sample is 27.6 divided by molecular weight of K2CO3 is equal to 12 into weight जो हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जब हम K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे वो हमें मिल जाएगा 138, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स हम फाइंड करेंगे वो हमें मिल जाएगा 698। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी क्वेश्चन में जो गिवन फॉर्मूले हैं उनके मॉलिक्यूलर मास या इक्विवेलेंट मास जो भी अप्लाई हो रहा है वो हमें पहले फाइंड करके ही रखना है। ओके, सो हियर आई विल डिवाइड द सेम बाय 138 एंड हियर आई विल टेक राउंड ऑफ 700। ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। तो अगर आप देखेंगे 138 2 276 हो रहा है, तो यहाँ पे हमें जो भी आंसर मिलेगा वो उसके मल्टीपल में है, तो वो 0.2 मिलेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेट है वो हो जाएगा 700 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो आप देखेंगे कि वो
आंसर ये तो हो नहीं सकता है, ओके, क्योंकि 12 1 12 से हम जाएंगे तो वो 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो 140 डिवाइडेड बाय 12 हमें आंसर मिल रहा है 11.66। ओके, सो 11.66 इज द आंसर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो जब कभी भी हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम से बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल से बात कर रहे हैं तो हम POAC लगाएंगे। मॉलिक्यूल्स है तो फॉर्मूला में जितने भी एटम्स होंगे वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What weight of AgCl will be precipitated when solution containing 4.77 gram of NaCl is added to solution of 5.77 gram of AgNO3? तो देखिए, पहले तो हम रिएक्शन बनाते हैं। प्रेसिपिटेशन जब होता है तब डिजायर्ड कैटायन एनायन के साथ कंबाइन होके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। ओके, सो वी आर गिवन NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl एंड NaNO3। मतलब जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो AgCl है। अगर आप मोल रेशियो देखेंगे तो है 1 मोल 1 मोल एंड 1 मोल। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड? पहले तो हमें मोल फाइंड करने पड़ेंगे एज वेट आर गिवन। ओके, सो वेट ऑफ NaCl गिवन टू अस इज 5.77 और वेट ऑफ NaCl is given 4.77. Okay, so it is given 4.77 and that of AgNO3 is given 5.77. Okay, तो यहाँ पे हम मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl निकालेंगे तो मिलेगा हमें 58.5 ग्राम पर मोल। और अगर हम फाइंड करेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट तो वो हमें मिल जाएगा AgNO3, वो हमें मिल जाएगा 170। ओके, तो हमारे पास मॉलिकुलर वेट है, तो मॉलिकुलर वेट की मदद से हम मोल फाइंड कर सकते हैं। सो मोल ऑफ NaCl हो जाएगा 4.77 डिवाइडेड बाय 58.5 और ये हो जाएगा 5.77 डिवाइडेड बाय 170। चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिल रही है 0.0815। ओके, और ये वैल्यू मिल रहा है हमें 0.034। ओके, तो हम बता सकते हैं कि ये जो मोल है वो 0.08 है, ये 0.03 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सो इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट। अब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि जो भी लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होगा अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो हमने ये मोल फाइंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 मोल ऑफ AgNO3 हम लेते तो हमें 1 मोल ऑफ AgCl मिलता। तो अगर हमारे पास है 0.034 मोल ऑफ AgNO3, सो इट विल प्रोड्यूस 0.03 मोल ऑफ AgCl। ओके, तो हमें मोल मिल गया। अब हमें वेट पूछा है, सो वेट ऑफ AgCl विल बी मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl हो जाएगा 108 प्लस 35.5, that is 143.5 gram per mole. So 143.5. So if we multiply it, we will get the answer 0.034 into 143.5. It is 4.87. Okay, so answer is 4.879 gram. Okay. सो ये मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन ए के साथ। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन 10 ग्राम ऑफ H2O2 in a solution
वो Ki के साथ रिएक्ट होता है एंड इट विल प्रोड्यूस 0.5 ग्राम ऑफ आयोडीन। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 इन 10 ग्राम H2O2। ओके, मतलब जो हमें 10 ग्राम ऑफ H2O2 सैंपल गिवन है इन फॉर्म ऑफ एक्वियस स्टेट, तो वो एक्चुअली 10 ग्राम H2O2 में दूसरे इम्प्योरिटीज है, तो हमें फाइंड करना है कि उसका एक्चुअल क्या मास है और उससे हम निकाल लेंगे उसके परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। सो H2O2 प्लस Ki gives I2 प्लस KOH। चलिए उसको बैलेंस करेंगे हम, तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हमें गिवन है I2, ठीक है, तो हम I2 और जो हमारा रिएक्टेंट है उसका मोल रेशियो देख लेते हैं। इन व्हाट मोल रेशियो दे बिलोंग्स टू ईच अदर। सो 1 मोल ऑफ H2O2 will produce 1 mole of I2 when treated with 2 moles of Ki। ओके, तो क्या करेंगे हम कि दोनों में जो इक्विवेलेंसी है वो लगाएंगे, इक्विवेलेंसी ऑफ मोल। तो मान लीजिए कि हमें x ग्राम गिवन है, सो x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 जो हमें पता है 34 ग्राम, और आयोडीन के लिए मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इट इज ट्वाइस ऑफ 127, दैट इज 254 ग्राम पर मोल। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 34 और ये सामने, क्योंकि हमें आयोडीन का मास गिवन है। ओके, तो जितने भी मोल आयोडीन के मिलेंगे सामने उतने ही मोल H2O2 के डिकम्पोज होंगे। ठीक है, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 254, तो उससे चलिए हम x निकालेंगे, तो x हो जाएगा 34 इंटू 0.5 दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 254। ओके, तो वो आंसर हमें मिल रहा है 0.067। ओके, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 0.067 ग्राम। अब हमें परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू जो हमें स्टोकियोमेट्रिकली मास मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। ओके, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी 6.7 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.67। ओके, तो वो मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन डी के साथ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो देखिए हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपली मोल कंसेप्ट से, मोलर वॉल्यूम से वेट फाइंड किए। सेकेंड क्वेश्चन था उसमें हमने POAC लगाया विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमने लिमिटिंग रिएजेंट को लगाया है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें हमने इक्विवेलेंसी ऑफ मोल ले लिया। ओके, सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टाइप ऑफ MCQs based on topics we completed. Okay, so let us take next question, question number 5. Okay, question number 5 में पूछा गया है कि equal weight of zinc and iodine are mixed together and the iodine is completely converted into ZnI2। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें इक्वल मास दे देंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उतना वेट ले लीजिए तो आसानी रहेगी। तो जिंक और आयोडीन का जो मास है वो हम इक्वल ले रहे हैं। ओके, तो हमें ये बिलीव करना है कि जितना भी आयोडीन है वो कन्वर्ट हो रहा है ZnI2 में, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और देखिए हम मॉलिक्यूलर वेट से निकल के चेक कर लेते हैं पहले। सो एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोडीन जो भी हमने कैलकुलेट किया था वो है 254। ओके, तो अगर हम 254 मास दोनों के ले लेंगे, रिएक्शन पहले डिजाइन करते हैं। Zn प्लस I2 गिव्स ZnI2। ओके,
तो देखिए अगर हम लेंगे वेट ऑफ जिंक इक्वल टू 254, दैट ऑफ आयोडीन इज 254, और मॉलिकुलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, ये है 254। तो बट ऑब्वियस ये 1 मोल जितना मिल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 4 मोल जितना। ओके, सो आयोडीन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो अकॉर्डिंगली जो भी आयोडीन है उतना ही हमें ZnI2 मिलेगा। सो जिंक इज एक्सेस रिएजेंट। तो हमें ये पूछा है कि जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो जो भी जिंक बाकी रहेगा उसका वेट फ्रैक्शन क्या होगा, हमें वेट फ्रैक्शन पूछा गया है ना। तो हम पहले तो फाइंड कर लें कि मोल ऑफ, क्योंकि रिएक्शन स्टोकियोमेट्रिकली लिखना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू मोल, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ Zn remain is excess reagent minus limiting reagent, that is 254 divided by 65 minus 1, क्योंकि ये नंबर तो हमें 1 मिलेगा। ओके, तो वो हमें मिल जाएगा 254 minus 65 divided by 65। ओके, तो वो हमें मिलेगा 189 डिवाइडेड बाय 65। अब हमें पूछा है कि उसका क्या वेट फ्रैक्शन बाकी रहा या मोल फ्रैक्शन बाकी रहा। ओके, सो पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रैक्शन ऑफ जिंक रिमेन, तो उसी फ्रैक्शन में जाएगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इज 189 डिवाइडेड बाय 65 एंड 254 डिवाइडेड बाय 65। ये इनिशियल है और ये जो रिमेनिंग है। ओके, उसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो 65 मल्टीपल में तो जो भी हमें फ्रैक्शन मिलेगा वही फ्रैक्शन वेट के लिए हो जाएगा। सो इट इज 0.74। 65 get cancelled. Okay, so the answer is 0.74, which match with B. So option B is correct. Next question, question number 6. 1 gram mixture of cuprous oxide and cupric oxide quantitatively reduced to 0.839 gram of metallic copper. Okay, अब cuprous तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी Cu2O, As that is lower oxidation state, Ec that is higher oxidation state. So Cu2O reacts with CuO, somehow उसको हमने कन्वर्ट किया है कॉपर में। ओके, सो हमें जो कॉपर मिल रहा है वो है 0.839 ग्राम। अब ये जो कॉपर मिलेगा हमने कंप्लीट रिडक्शन कर दिया है ये दोनों का, दैट इज Cu प्लस और CO2 प्लस का कॉपर में, मतलब यहाँ पे हम POAC लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर। ओके, तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर हम POAC लगाएंगे। सो मोल ऑफ कॉपर इन Cu2O प्लस मोल ऑफ copper in CuO is equal to mole of copper obtained. ओके, अब देखेंगे 1 मोल Cu2O में 2 मोल ऑफ कॉपर एटम है। सो हियर वी विल राइट 2 into N Cu2O plus 1 into mole of CuO is equal to mole of copper obtained. ओके, अब मोल का फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें गिवन है ये दोनों का कलेक्टिवली वेट, वो है 1 ग्राम। ओके, अब हमें पूछा गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ CU2O प्लस वेट ऑफ CuO जो 1 ग्राम है, तो इसमें हम CuO का वेट मान लीजिए कि वो x ग्राम हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, से वो क्वांटिटी y है तो वो y कितना होगा 1 माइनस एक्स जितना हो जाएगा। ओके, सो 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CU2। तो पहले तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CU2O, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuO, तो वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuO है 79.5, 63.5 प्लस 16, और उसमें और 63.5 ऐड हो जाएगा। सो द आंसर इज 143। ओके, सो 143 वी विल डिवाइड दिस टर्म बाय 143 and x divided by 79.5, okay, is equal to 0.839 divided by 63.5। तो ये एक हमें इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, अगर हमने 1 ग्राम की जगह पे हम 100 ग्राम ले लेते, चलिए हम ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कन्वीनियंसी रहती है कैलकुलेशन में कि नहीं। ओके, इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट। सो इंस्टेड ऑफ 1 हम 100 ग्राम ले लेंगे, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा कुछ ऐसे, 2 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 143.5 प्लस x डिवाइडेड बाय 79.5 इज इक्वल टू 83.9। ये देखो, हमने 1 की जगह पे 100 ले लिया, तो जो भी मास है, जब हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.839 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.9 मिलेगा, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा नंबर मिलेंगे, सो इट विल बी 63.5। ओके, तो स्टोकियोमेट्रिकली तो लॉ ऑफ कंबाइनिंग मास को ही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 143.5 प्लस ये 79.5 इंटू 2 हो जाएगा 159, सो 159 इंटू 100 हो जाएगा 15900 माइनस 159 इज इक्वल टू 83.9 इंटू 143 इंटू 79.5, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हमें आंसर मिल रहा है 15020। ओके, तो ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे x लिखना रह गया। ओके, सो लेट अस सॉल्व द सेम। तो वो हमें मिल जाएगा -16x इज इक्वल टू -879। ओके, तो वो हमें मिल जाता है, यहाँ पे हमने 879 राउंड ऑफ ले लेते हैं। सो x विल बी 879 डिवाइडेड बाय 16, हमें मिल रहा है 54.93 आंसर। तो हम ले रहे हैं 55। ओके, तो 55 ग्राम कब मिल रहा है, जब हमने इनिशियल मास कितना लिया था 100। ओके, तो हमें x मिल रहा है
55। तो अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो हमें मिलेगा 0.55। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में जब हम x सॉल्व करेंगे तो वो आंसर 0.55 मिलेगा। ओके, सो आंसर B is correct. Okay, let us move to the next question. Next question is a mixture of KBr and NaBr of 1 gram is treated with aqueous Ag plus and all the bromide ion was recorded as 1.732 gram of pure AgBr. What percentage fraction by weight KBr in the sample? तो पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे कि KBr है और हमारे पास है NaBr, उसका ट्रीटमेंट हुआ Ag प्लस के साथ। तो Ag प्लस से क्या हुआ कि जो कोई भी ब्रोमाइड आयन KBr में था वो प्रेसिपिटेट हो गया और जो कोई भी ब्रोमाइड आयन NaBr में प्रेजेंट था वो भी प्रेसिपिटेट हो गया इन फॉर्म ऑफ AgBr। अब इसका मास गिवन है 1.732। ओके, अब आप देखेंगे मोल रेशियो 1:1 है, तो हम POAC लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइड। ओके, सो व्हेन वी अप्लाई POAC विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइड तो हम बोल सकते हैं सीधा 1:1 के रिस्पेक्ट में है। सो वही फॉर्मूला जो हमने अबू लिखा था उसके जैसा ही हो जाएगा कि मोल ऑफ KBr प्लस मोल ऑफ NaBr इज इक्वल टू मोल ऑफ AgBr। ठीक है, सभी के 1:1 मोल में 1:1 मोल ऑफ ब्रोमाइड आयन है ना, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। फिर से हम जो सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में पूछा है वो देख लेते हैं हम। सो वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट KBr। ओके, तो हम KBr का मास x अज्यूम करते हैं, x ग्राम। तो जो NaBr है उसका मास हो जाएगा 1 माइनस x। ओके, सो हियर आई विल राइट x ग्राम, सो इट विल बी 1 माइनस x ग्राम। ये हमें मिल रहा है 1.732 ग्राम। चलिए अब उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेते हैं। तो KBr हो जाएगा 39 प्लस 80, सो 39 प्लस 80 हो जाएगा 119। सो इट इज 119 और NaBr हो जाएगा 23 प्लस 80, वो है 103। AgBr 188। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम उसको सॉल्व करें तो 103x प्लस 119 माइनस 119x इज इक्वल टू 1.732 into 119 into 103 divided by 188. Okay, so 10 it will be minus 16x is equal to, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1.732 into 119 into 103 divided by 188, वो आंसर में मिल रहा है 112.9। सो 112.9, इसको हम राउंड ऑफ 113 ले लेते हैं। सो 113 minus 119, so we will get 16x is equal to 6। ओके, तो हमें x मिल जाएगा, x will be 6 by 16, so 6 by 16 is 0.375, so 375। अब हमें पूछा गया है कि उसका वेट फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये 0.375 ग्राम है वो वेट हो गया।
हमारे सब्सटेंस केवियर का। अब वेट फ्रैक्शन पूछा है, तो परसेंटेज वेट फ्रैक्शन इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, तो हमें मिल जाना है 37.5। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं 37.5। तो नियर बाय आंसर है ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन you can say option A is correct. Okay, now next is 2 gram sample containing Na2CO3 and NaHCO3 loses 0.248 gram when heated to 400 degrees Celsius. The temperature at which NaHCO3 decomposes to Na2CO3, CO2 and H2O. What is the percentage of Na2CO3 in the given mixture? मतलब हमें जो मिक्सचर गिवन है उसमें है Na2CO3 प्लस NaHCO3, उसको हमने हीट किया 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से H2 और CO2 दोनों हमें गैसीय स्टेट में मिलेंगे। अब Na2CO3 है, उसको हीट करने से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम NaHCO3 को हीट करेंगे तो हमें पता है कि उसमें से मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। मतलब जो भी वेट लॉस हो रहा है वो होगा NaHCO3 में। सो द वेट ऑफ Na2CO3 रिमेन एज इट इज, तो वो एज इट इज रहेगा। अब हमें 2 ग्राम सैंपल गिवन है, इसका अगर हम अज्यूम करेंगे वेट x ग्राम, तो इसका हो जाएगा 2 माइनस x ग्राम। सो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये जो Na2CO3 है वो दो अलग अलग फॉर्म में होगा। एक जो Na2CO3 है जो इनिशियल है, और दूसरा Na2CO3 जो है फॉर्म हुआ है फ्रॉम NaHCO3। तो अगर हम NaHCO3 में जो भी मिल रहा है सब्सटेंस वो कितना होगा वो पहले फाइंड कर लेते हैं। सो वेट ऑफ Na2CO3 obtained by decomposition of NaHCO3 वो कितना होगा। ओके, तो वो सैंपल कितना वेट लूज कर रहा है 0.248, so it will be 2 minus 0.248, that is 1.752। अब ये जो ऑब्टेन है उसमें होगा Na2CO3 जो x है, सो वेट ऑफ Na2CO3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaHCO3 है, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें 1.752 में से x अमाउंट निकालना पड़ेगा क्योंकि वो तो एज इट इज रहा है। ओके, तो ये जो Na2CO3 है ड्यू टू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वो हमें मिल जाएगा 1.752 माइनस x। ओके, तो अब हम POAC लगाएंगे। सो POAC with respect to Na atoms. Okay, so we can say mole of Na in NaHCO3 is equal to mole of Na in Na2CO3, जो सिर्फ कहाँ से फॉर्म हुआ है NaHCO3 में से फॉर्म हुआ है। इसमें से जो भी Na2CO3 मिल रहा है वो। ओके, तो इसकी फॉर्मूला में एक है, तो मैं लिखूंगा 1 into mole of NaHCO3 is equal to Na2CO3 में 2 मोल्स है, सो 2 into mole of
Na2CO3। ओके, सो 1 इंटू, अब इसका अमाउंट हमने 2 माइनस एक्स लिया है, सो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCO3 हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 84। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये पास, ठीक है ना, क्योंकि वो NaHCO3 में से जो मिल रहा है वो Na2CO3 का मास है, तो 1.752 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 106। ओके, चलिए अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 106 इंटू 2 इज 212 माइनस 106 इज इक्वल टू 84 इंटू 2 हो जाएगा 168 इंटू 1.752 माइनस एक्स। ओके, सो 212 minus 106 is equal to multiplication of this to 294. Okay, so we will take 294.33 minus 168x। चलिए अब उसको हम रीअरेंज करेंगे तो I did one mistake, it will be x। ओके, तो 168x प्लस हो जाएगा इंटू 106, सो वी विल हैव 62x इज इक्वल टू 294.33 में से 212 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 212, दैट आंसर इज 82.33। ओके, तो हमें ये आंसर मिल रहा है 82.33। ओके, चलिए तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको, सो x विल बी 82.33 डिवाइडेड बाय 62, सो x इज 1.328 ग्राम्स। ये जो x है वो क्या है, वेट ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर, सो इट इज weight of Na2CO3 in the mixture। हमें टोटल वेट ऑफ मिक्सचर गिवन था 2 ग्राम। ओके, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका वेट फ्रैक्शन क्या होगा। तो उसका वेट फ्रैक्शन हो जाएगा परसेंटेज वेट फ्रैक्शन is equal to weight of substance divided by total weight into 100। okay, so it is 132.8 divided by 2, so almost around 66 point something आ जाएगा। okay, so let us calculate, it is 66.4। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं ABCD ऑप्शंस, सो इट मैच विथ ऑप्शन बी। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, equal weights of mercury and iodine are allowed to react completely to form mixture of mercurous and mercuric iodide leaving none of the reactants। मतलब इसमें पूरा रिएक्शन 100% खत्म हो रहा है। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ mercurous iodide and mercuric iodide फॉर्म। ओके, तो अभी तो हम इम्बैलेंस्ड रिएक्शन लिखते हैं, Hg plus I2 gives Hg2I2 प्लस HgI2, कुछ ऐसे रिएक्शन है। अब क्या है कि इसका जो भी वेट है से W, तो उतना ही वेट है आयोडीन का, और हमें पूछा गया है कि ये दोनों का मोल रेशियो क्या होगा। ओके, तो इनका जो मोल है
उसका रेशियो क्या होगा। तो जब कभी भी हमें मोल रेशियो निकालना है, देखिए यहाँ पे 1 मेंशन्ड है इन एवरी ऑप्शन, तो हम किसी भी एक के लिए 1 मोल अज्यूम कर रहे हैं। सो आई विल राइट द रिएक्शन इनटू 2 पार्ट्स। ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे क्वेश्चन में जब एक दो रिएजेंट में से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो हमें 2 पार्ट में रिएक्शन लिखना है। ओके, सो आई विल राइट रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Hg2I2। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू Hg2I2 हम लिखते हैं, सो Hg प्लस I2 gives Hg2I2। ओके, अब हमें जो रेशियो पूछा है वो Hg2I2 एंड Hg2 है, तो 1:2 समथिंग होगा, मतलब बी और सी ऑप्शन में से एक होगा। तो पहले तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करें कि हमें 1 मोल ऑफ Hg2I2 मिल रहा है। ओके, और एक दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, Hg प्लस I2 gives Hgi2, and here we will consider that x mole is taken. So when x mole of Hg is taken, then it will react with x mole of I2 to produce x mole of Hgi2. Okay, so here 2 mole reacts with 1 mole to form 1 mole of Hgi2. Similarly यहाँ पे अगर हम 1 mole ले लेंगे, so 1 mole of both will produce 1 mole of Hgi2, लेकिन हमें रेशियो फाइंड करना है और हमें जो टोटल मास ऑफ Hg है इन बोथ द रिएक्शन वो इक्वल है टू द वेट ऑफ आयोडीन टेकन इन बोथ द रिएक्शन, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ x अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 254 है इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और मर्क्यूरी के लिए है 200, तो टोटल वेट हो जाएगा यहाँ पे 2 मोल का 2 इंटू 200 और यहाँ पे वो हो जाएगा 254। ओके, यहाँ पे x मोल है, देखिए 1 मोल का वेट है 200, तो x मोल का हो जाएगा 200 इंटू x। 1 मोल का वेट है 254, तो x मोल का वेट हो जाएगा 254 इंटू x। अब यहाँ पे जो टोटल वेट ऑफ Hg है वो इक्वल है टोटल वेट ऑफ आयोडीन टेकन, ये कंडीशन में गिवन है। तो हम टोटल वेट ऑफ Hg निकालेंगे तो वो हो जाएगा इतना, दैट इज 400 प्लस 200x। टोटल I2 का वेट निकालेंगे हम तो हो जाएगा 254 प्लस 254 इंटू x, सो 254 प्लस 254 x। ओके, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 54x और यहाँ पे हो जाएगा 400 माइनस 254, सो 400 माइनस 254 इज 146। ओके, तो वो हमें मिल रहा है 146। चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमें मिल जाएगा 146 बाई 54, वो आंसर हमें मिल रहा है 2.7। ओके, सो 2.7 इज मोल ऑफ Hg I2। ओके, तो जब हमें 1 मोल Hg I2 मिल रहा है तब हमें सामने मिल रहा है 2.7 मोल ऑफ Hg I2। ओके, सो रेशियो क्या हो गया, 1:2.7 is the ratio। okay, so let us see the option, so option B is correct। okay, let us move to the next question, question number 10। when the mixture of magnesium carbonate and calcium carbonate was heated for a long time, the weight decreased by 50%, find the percentage mass composition of CaCO3 and MgCO3। मतलब CaCO3 परसेंटेज बाय मास कितना होगा,
और MgCO3 कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम किसी एक का परसेंटेज बाय मास फाइंड कर लेंगे और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले तो ये रिएक्शंस है with respect to both. Say MgCO3 when undergo thermal decomposition, it gives MgO plus CO2, and similarly calcium carbonate जब थर्मली डिकम्पोज होता है तो हमें मिल रहा है CaO plus CO2। मतलब जो भी वेट लॉस हो रहा है इन ऑफ द मिक्सचर, हमें मिक्सचर है गिवन है MgCO3 और CaCO3 का, वो हमें पता नहीं है कि उसमें कितने रिलेटिव मोल्स हैं, तो हम उसको अज्यूम करेंगे से x एंड y। ओके, तो जो कोई भी मोल्स है वो, क्योंकि हमें ना तो टोटल वेट मेंशन है ना मोल मेंशन है, इसीलिए हम ले रहे हैं कुछ x और y मोल। तो उसमें जो भी मास डिक्रीज होगा वो ड्यू टू CO2 होगा। ओके, तो कितना वेट डिक्रीज हो रहा है 50%। मतलब अगर आप 100 लेंगे, ये 100 ग्राम मिक्सचर है, तो वेट जो है वो 50 ग्राम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये दोनों का वेट हमें मिलेगा 50 ग्राम। तो हम 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे सिंपल सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हम 100 से जाएंगे। लेट अस चेक फर्स्ट। सो CaCO3 प्लस MgCO3 मिक्सचर है, उसमें से हमें मिल रहा है CaO प्लस MgO प्लस CO2। ओके, तो 50% मास लॉस हो रहा है, तो इनका जो कलेक्टिव मास है वो इनसे हाफ हो जाएगा। ओके, अब मोल इंटू मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू वेट है। इसका अगर हम x एज्यूम करेंगे CaCO3 का, तो वो हो जाएगा x इंटू 100। मॉलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इज 100। और इसका अगर हम एज्यूम करेंगे y, सो y मोल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ MgCO3 इज 84। ओके, अब ये जो मास है इससे इक्वल कब होगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि 50% मास डिक्रीज हो रहा है, तो CaO है, उसका मास अगर x मोल है, 1 मोल है CaCO3, तो उसमें से 1 मोल मिलेगा। तो अगर x है तो उससे x मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 56 और यहाँ पे हम लिखेंगे y। POAC लगाएंगे हम MgCO3 और MgO में विथ रिस्पेक्ट टू Mg, तो वो इक्वल मिल जाएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे जो हमने y टर्म लिया है तो यहाँ पे भी हम y टर्म लेंगे। सो y इंटू 56। ओके, चलिए, तो हमें इक्वेशन मिल रहा है हाफ ऑफ दिस विल बी 42 और 100 का हाफ हो जाएगा 50। सो वी विल राइट इन टर्म ऑफ x एंड y। सो 50x प्लस 42y is equal to 56x plus molecular weight of MgCO3 हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 16 40। ओके, सो सॉरी, इट विल बी 40। सो 40y। ओके, चलिए अब हम x टर्म एक तरफ ले जाते हैं। वी विल शिफ्ट x एंड y टर्म, so ultimately we will get 6x is equal to 2y। ओके, तो चलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं। सो x is to y is x is to y is equal to क्या हो जाएगा 2 divided by 6। so x divided by y is equal to 1 divided by 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेशो है वो हमें मिल रहा है 1:3। सो 1 इंटू 100 प्लस 84 इंटू 3
इज द टोटल मास, वो हमें मिलेगा 352 ग्राम। ओके, क्योंकि मोल रेशियो हमें 1:3 मिल रहा है। सो CaCO3 का मास है 100, तो उसका टोटल मास हो जाएगा 100, और ये 3 मोल्स है तो हो जाएगा 84 इंटू 3 दैट इज 252। सो टोटल वेट इज 352। अब हमें किसी एक के लिए वेट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो चलिए हम CaCO3 के लिए फाइंड करें। सो CaCO3 weight fraction of CaCO3 is weight of CaCO3 divided by total weight. Percentage is asked, so we will multiply the same by 100. Then the answer is, let us calculate the answer. 10 divided by 352, वो हमें मिल रहा है 28.4। ओके, तो वो आंसर हमें मिल रहा है 28.4। सो परसेंटेज वेट ऑफ MgCO3 हो जाएगा फ्रेंड्स 100 माइनस 28.4। सो 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हमें मिल रहा है 71.59। ओके, तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये हमें आंसर मिल रहा है 28.4 फॉर CaCO3 एंड MgCO3 के लिए मिल रहा है 71.59। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो MgCO3 के लिए मिल रहा है 71.59। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे ऑप्शन में हमें देख लेना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि पूरा सॉल्व सही करेंगे और लास्ट में आंसर गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक दूसरा टेक्निक है जो हम ले सकते हैं। इसके अब मास जो है वो 100 x ले लेंगे, इसका 100 माइनस x ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे से y, और इसका ले लेंगे हम 50 माइनस y। फिर हम POAC से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें x के रिस्पेक्ट और x और y के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन मिलेगा और y के रिस्पेक्ट में एक और इक्वेशन मिलेगा। थोड़ा प्रोसीजर लेंथी है, लेकिन अल्टीमेटली आंसर तो यही मिलना है। ओके, उसमें हाँ सेपरेटली आपको x और y मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें इन फॉर्म ऑफ रेशियो मिल रहा है। कई बार रेशियो में अगर हमें फ्रैक्शन मिलेगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उस वक्त पे हम ये जो सेकेंड मेथड है बेस्ड ऑन POAC वो भी लगा सकते हैं। चलिए, let us move to next question. 3.9 gram of a mixture of Al and Al2O3 when reacted with solution of NaOH produce 840 ml of gas at NTP। देखिए, आपको इक्वेशन नहीं देंगे, अभी मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए इक्वेशन लिखा है। जो आप P ब्लॉक पढ़ेंगे 13 ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम आएगा, उसमें ये इक्वेशन है। तो अभी तो आपने वो पढ़ा नहीं है ना, अभी तो आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, इसीलिए मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए ये इक्वेशन रखा है। लेकिन जैसे ही पूरा सिलेबस खत्म होगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन देखेंगे आप, तो रिएक्शन में हम Al और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जाएंगे, तो रेशियो मिल रहा है 2:3। ओके, रीज़न क्या है कि Al2O3 है वो NOH के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या रिएक्ट होगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा। सो 2 मोल रिएक्ट्स विद 3 मोल। अब हमें पूछा है कि जो कोई भी गैस रिलीज हो रहा है उसका वॉल्यूम है 840 ml। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 मोल्स है, या हम अपोजिट ले लें क्योंकि हमें वही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। सो 3 मोल, so hydrogen combines with aluminium in term of mole और in term of mass। ओके, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए ले लेंगे उसका मोलर वॉल्यूम। सो अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है, दैट इज 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वो रिलेटेड होता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज 2 इंटू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 0.84 लीटर।
तो वो कितने मास ऑफ एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, तो हमें सीधा वेट ऑफ एल्यूमिनियम मिल सकता है। ओके, सो 2 इंटू 27 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22.4। ओके, तो चलिए वेट ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करेंगे हम। तो हमें आंसर मिल रहा है 0.675। ओके, तो आंसर मिल रहा है 0.675 ग्राम। ओके, अब जो हमें मिक्सचर गिवन है उसका वेट है, वेट ऑफ मिक्सचर इज गिवन 3.9। ओके, वो 3.9 ग्राम्स है। सो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम बाय वेट, इट इज वेट फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ परसेंटेज हो जाएगा 0.675 इंटू 100 divided by 3.9, that is 67.5 divided by 3.9। 3.9 अगर हम उसको 4 ले लेंगे तो ये आंसर हमें ऑलमोस्ट 16 के आसपास मिलेगा। तो लेट अस कैलकुलेट द सेम। हम ऑप्शंस भी चेक करते रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होगा कि हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम प्रिसाइसली कैलकुलेट करें तो आंसर मिल रहा है 17.3, है ना। तो वो हम रफली करते थे तो आंसर हमें 467 डिवाइडेड बाय 4, तो 17 हम ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप उसको राउंड ऑफ 68 ले लो और इसको आप 4 ले लो तो 68/4 तो पता है आपको, 68/4 आप मिलता है आपको 17, तो हम ऑलमोस्ट इसको 17 ले सकते हैं। Here we are given NaBr and NaCl एज अ मिक्सचर और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है कि जितना हेलोजेंस है वो इवोपरेट हो रहा है और अल्टीमेटली हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है Na2SO4। ओके, तो सॉलिड फॉर्म में हमें मिल रहा है Na2SO4। तो जब हमने उसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया तो क्या हो रहा है कि जो Na2SO4 जो मिल रहा है उसका वेट उतना ही मिल रहा है जितना हमें मिक्सचर का वेट लिया था। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि दोनों का मतलब NaBr और NaCl है उनका वेट से क्या रेशियो है। ओके, वेट रेशियो क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं। सो 2NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2HCl। तो ये जो भी HCl है वो एक्सपेल हो जाता है, इवोपरेट हो रहा है। ओके, सिमिलरली वी हैव 2NaBr reacts with H2SO4 gives Na2SO4 plus 2HBr। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें हमें प्रोडक्ट मिल रहा है Na2SO4, इससे मिल रहा है NaCl और NaBr से जब हमने उसको रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, तो ये है कि ये जो हमें मिल रहा है Na2SO4 का मास से W ग्राम, उतना ही मास है NaCl और NaBr का। ओके, तो हमें POAC से जाना पड़ेगा। ओके, तो हम POAC से जाएंगे तो हमें सीधा ही आंसर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि किसी के लिए हम x मोल ले लेंगे और किसी के लिए हम 1 मोल ले लेंगे, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है। ओके, तो हम फर्स्ट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में 1 मोल ले रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में x मोल ले रहे हैं और फिर हम POAC लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ NaCl plus H2SO4
gives Na2SO4 2:1, तो ये 2 इंटू 58.5 ग्राम होगा, तो ये हमें मिलेगा 1 मोल दैट इज 142। ओके, और हम यहाँ पे ले रहे हैं 2NaBr प्लस H2SO4 gives Na2SO4। ओके, अब इसका x मोल है, तो 2x मोल reacts with x मोल to produce x मोल। ओके, जैसे हमने Hg2I2 में किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 206 इंटू x, क्योंकि जो NaBr है उसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaBr है वो है 103, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl यू नो दैट 58.5, इसीलिए वो 2x इंटू 103 वो हो गया 206। ओके, और यहाँ पे वो हो जाएगा 142 इंटू x। अब हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो मास हम रिएक्टेंट का ले रहे हैं, ये मास और ये मास, ओके, सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 58.5 इंटू 2 हो जाएगा 117 प्लस 206x, वो है मास ऑफ Na2SO4। ओके, तो मास ऑफ Na2SO4 हमने देखा यहाँ पे वो है 142 प्लस 142x। ओके, तो चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल है, सो 206 माइनस 142, 206 माइनस 142 हमें मिल रहा है 64, सो 64x इज इक्वल टू 142 माइनस 117, वो हो जाएगा 25। ओके, सो x का जो वैल्यू है वो है 25 डिवाइडेड बाय 64, सो 25 डिवाइडेड बाय 64 हमें आंसर मिल रहा है 0.39। ओके, तो 0.39 उसका आंसर हो गया, तो ये तो मोल हो गया ना। ओके, तो वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑफ NaBr इज इक्वल टू 0.39 इंटू 103, वेट ऑफ NaBr मॉलिक्यूलर वेट है उसका, तो x मोल का हमने वेट निकाल लिया, वो हमें मिल रहा है 40.234। ओके, अब वेट ऑफ NaCl तो हमने 1 मोल लिया था उसका, तो वो है 58.5, तो हम टोटल वेट निकालेंगे, तो टोटल वेट हो जाएगा मिक्सचर का, यहाँ पे हम रफली ले लेंगे तो हो जाएगा 98.734। ओके, तो ये हमें वेट मिल गया। अब ये टोटल वेट हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। ओके, तो उनका रेशो लेना है ना, तो फिर हम सीधा यहाँ से कुछ ऐसे कर सकते हैं, देखिए NaCl इज टू NaBr, टोटल मास कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यह है 58.5, मुझे लगा कि वेट फ्रैक्शन पूछा गया है, सॉरी, सो 40.23, तो मिनिमम नंबर से उनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें रेशियो मिल जाए, सो 40.23 और यहाँ पे है 40.23, तो ये तो बट ऑब्वियस 1 मिलेगा, और NaCl के मिल रहा है आंसर 1.454। ओके, सो NaCl इज टू NaBr हमें मिल रहा है 1.454 इज टू 1। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 1 पॉइंट, ओके, सो क्वेश्चन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू NaCl एंड NaBr। ओके, तो हमने ये NaCl इज टू NaBr ही किया है, तो वो मिल रहा है 1.454 इज टू 1, सो ऑप्शन A is correct. Okay, so option A is correct.
So now we will do numerical based on idiometry. Okay.